नमस्कार। हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत प्रश्नों पर और इनके उत्तर भी हम विस्तृत व्याख्या के साथ देखेंगे। ये जो आपके वीडियो लेक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, यूकेपीएससी, टीजीटी, पीजीटी एंड एनटीए नेट इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ जीआईसी मेंस के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और विभिन्न अर्थों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हो और हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। तो आज ये हमारे वीडियो का जो प्रैक्टिस सीरीज है वो 50वीं सीरीज है और इसके अंतर्गत देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला है इसमें, योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हुई और राष्ट्रीय विकास परिषद जो 1952 में बनी। ठीक है, योजना आयोग क्या करती है? प्लानिंग बनाती है, राष्ट्रीय विकास परिषद उसको अप्रूव्ड करती है। ठीक है कि ये ठीक है या नहीं ठीक है या करेक्शन की आवश्यकता है। तो योजना आयोग द्वारा जो प्लानिंग बनाई जाती है वो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रखी जाती है। ठीक है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद में विभिन्न राज्यों के मंत्रीगण द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद का निर्माण किया जाता है। जहां संविधानेतर संस्थाएं हैं वहीं अंतर राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था है और इसका गठन कौन करता है? तो इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाम, शब्द, प्रतीक या आदर्श वाक्य या इनका संयोजन ट्रेडमार्क के अंतर्गत फार्मूले, पैटर्न, डिवाइस या सूचना का विशिष्ट तरीके से संग्रहण किस रूप में किया जाता है? आपने देखा होगा एक नाम होता है, पर्टिकुलर नाम होता है और हर कंपनी का एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क होता है, एक लोगो, एक शब्द होता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, तो वो वास्तव में क्या कहलाता है? इसे हम लोग ट्रेड सीक्रेट की संज्ञा देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, हर आपके पास जो भी कंपनीज होती है या जो भी होगा तो उसका ट्रेडमार्क होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है आपका, किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है तो इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है। आय वृद्धि से सृजित मुद्रास्फीति क्या कहलाती है? यानी जब इकोनॉमी में कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन करती है। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन की कंडीशन है और जब इकोनॉमी में लोगों की आय बढ़ जाएगी और इनकम बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ जाती है तो इसके कारण वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य बढ़ने लगता है। तो इसे हम लोग डिमांड पुश इन्फ्लेशन या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की संज्ञा देते हैं। अगला पॉइंट है, केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? तो जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो टैक्स का डिवाइड करता है वो वित्त आयोग करता है। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में इसको रखूंगा। अगला पॉइंट है, प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होता है? तो आप एक काम करिए, राजकोषीय घाटे में से यदि आप सकल ब्याज भुगतान को घटा देंगे, ठीक है, राजकोषीय घाटा माइनस, ठीक है, राजकोषीय घाटा माइनस सकल ब्याज भुगतान, तो आपको प्राथमिक घाटा मिल जाएगा। ये पॉइंट आप नोट करिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सीआरआर की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो सीआरआर की न्यूनतम सीमा 3% तथा अधिकतम सीमा 15% होती है। अगला पॉइंट है, संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किस तिथि से लागू किया गया था? यानी सूचना का अधिकार पूरे देश में लागू है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में से लागू नहीं किया गया था। तो वो बताइए, जो संसद ने पारित किया था तो इसे 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश भर में लागू किया गया। किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है? ठीक है, आपने देखा होगा जो गोल्ड के आभूषण होते हैं इसमें शुद्धता का क्या होता है? शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है। तो याद रखना, हॉलमार्क चिन्ह कहाँ पे रहता है? आपका गोल्ड में रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो मुद्रा एवं वित्त पर जो एनुअल रिपोर्ट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की थी, कि भारत क्या हो जाएगा, एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन संयोग से अभी 2020 तक उन्होंने कल्पना की थी बन जाएगा, लेकिन हम लोग नहीं बन पाए, लेकिन इस पर प्रयास जारी है। ठीक है, तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ये आशा व्यक्त की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एग्जाम में बार बार रिपीट किया। मैस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये यूरोप के एकीकरण से संबंधित है, इसको भी मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। अगला पॉइंट है, करपाट। करपाट का क्या संबंध है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से संबंधित है आपका कारपाट। ठीक है, तो ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालूंगा। अगला पॉइंट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हो? तो जब अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक उद्योग दोनों एक साथ काम करे, अस्तित्व हो, दोनों एक साथ काम करता है, तो इस सेक्टर को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा देते हैं। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमयन का अवैध कारोबार। विदेशी मुद्रा विनिमयन का अवैध कारोबार आपका हवाला कहलाता है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ का मुख्यालय कहाँ है? तो फाओ का मुख्यालय आपका रोम में है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, एग्जाम में बार बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका फाओ का मुख्यालय कहाँ, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। अगला पॉइंट है आपका, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि जो राउरकेला में इस्पात कारखाने हैं वो वास्तव में जर्मनी के सहयोग से की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का ही सचिव होता है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। अगला पॉइंट है, हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष क्या है? तो जो हमारे यहाँ थोक मूल्य सूचकांक चल रहा है उसका आधार वर्ष 1993-94, जिसकी बदलने की बात की जा रही है। नौ, सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी कब स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर है 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। ठीक है, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? तो एशियाई विकास बैंक ने नई दिल्ली में अपना आवासीय कार्यालय रेसिडेंशियल ऑफिस को ओपन किया है। दैट इज नोटेबल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? तो भारत में सबसे अधिक शाखाएं ANZ प्रिविलेज बैंक की है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोटेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है। कौन सी, मतलब भारत में सबसे अधिक कौन सी विदेशी बैंक की? जैसे भारत के कौन सा ऐसा बैंक है जो विदेश में सबसे ज्यादा शाखा खोला है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखें, ये भारतीय बैंक है जो विदेश में सबसे ज्यादा। कौन सा विदेशी बैंक है जो भारत में सबसे ज्यादा शाखा है? तो ANZ प्रिविलेज बैंक ने सबसे ज्यादा शाखाएं खोला है। अगला पॉइंट है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? तो जो हमारे यहाँ DA, ठीक है, डियरनेस अलाउंस कहते हो, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय को हर 6 मंथ में मिल जाता है, वास्तव में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। ये पॉइंट आपका नोटेबल है। वर्तमान में भारत में की राष्ट्रीय आय में से किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो वर्तमान में भारत में जो राष्ट्रीय आय में सेवाओं का सबसे ज्यादा है, पहले नंबर पे सेवा क्षेत्र का आता है, दूसरे नंबर पे औद्योगिक क्षेत्र का आता है, और तीसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र का 14-14.5% के आसपास आता है। तो ये इस ऑर्डर में आप नोट रखिएगा। अगला पॉइंट है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसको आप लोग NNP कहते हो, वो क्या हो? तो वास्तव में NNP जो होता है, आप GNP में से यदि मूल्य ह्रास को आप घटा देंगे, मूल्य ह्रास को आप माइनस कर दोगे, डिप्रिसिएशन को आप माइनस कर दोगे, तो आपको NNP मिल जाएगा। ओके, मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मूल्य एवं पूंजी नामक, ठीक है, कैपिटल एंड वैल्यूज नाम की पुस्तक जो है वो JR हिक्स ने
इसको लिखा है, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः कैसी है? तो भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है वो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये एग्जाम में बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में सबसे ज्यादा है। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? जो भारत से बने कपड़े सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? यूनाइटेड किंगडम खरीदता है। तो भारत द्वारा बने कपड़ों को सबसे ज्यादा पसंद करता है। एक वक्त था, देखिए, जब हम लोग क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत काम करते थे, भारत से कच्चा माल जाता था, यूके से हम कपड़ा लाते थे, लेकिन आज यूके हमारे कपड़ों को पसंद कर रहा है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक किसे माना जाता है? तो अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बढ़ता जीवन स्तर, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यू बढ़ता चला जाए तो हम कहेंगे कि वास्तव में हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है वही 1993-94 के आधार पर है, जिसकी इसको चेंज करने की बात की जा रही है। अगला पॉइंट है आपका, भारत की कौन सी योजना प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो जो हमारी सेकेंड 5 ईयर प्लान है, जो इंडस्ट्री बेस्ड सेकेंड 5 ईयर प्लान है, वो आपके पास प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा निर्धारित की गई है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा तो एनएसएसओ द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय आय जैसे सीएसओ द्वारा किया जाता है नेशनल इनकम, उसी प्रकार भारत में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का डेटा, ठीक है, गरीबी का डेटा किसके द्वारा? नेशनल सैंपल सर्वे संगठन यानी एनएसएसओ द्वारा रेडी किया जाता है। ठीक है, तो यानी NSSO। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जिसे आप लोग कहते हो नाइस कहते हो, ठीक है, किसके द्वारा प्रायोजित है? तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा ये इस प्रायोजित की गई है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो डिवैल्यूएशन के परिणाम स्वरूप हमारे पास क्या हो जाता है? आयात महंगा हो जाता है तथा निर्यात जो होता है, वो एक्सपोर्ट जो आपका होता है, वो सस्ता हो जाता है। ये पॉइंट आपका नोट करना है, करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। और इसको ज्यादा जानने के लिए डिवैल्यूएशन नाम का मेरा वीडियो भी आप देख सकते हो, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे आयात महंगा हो जाता, कैसे निर्यात सस्ता हो जाता, कैसे इसमें जेड वक्र हमको प्राप्त हो जाता, कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारे पॉइंट्स आप उसमें देख सकोगे। ग्रेसम का नियम क्या है? तो ग्रेसम का नियम मनी से, सर्कुलेशन से है। तो इन्होंने कहा, बताया था कि बुरी मुद्रा, बैड मनी जो होती है, अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, मजदूरी का लौह सिद्धांत आयरन लॉ ऑफ वेज कहलाता है। किसे कहते हैं? मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत ही मजदूरी का लौह सिद्धांत है। यह पॉइंट आप नोट रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको डालता हूं। अगला पॉइंट है, मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होता, किसको लाभ होता? मुद्रास्फीति बढ़ने से ऋणी को लाभ होता है, जो ऋण लेता है, जो ऋण लेता है। ठीक है, ठीक है, और ऋणदाता को क्या होता है? हानि होती है, ऋणदाता को। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ऋणदाता को क्या होती है? हानि हो जाती है। अगला पॉइंट है, द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका पूरा नाम और आप देखिए बुक्स में, द वेल्थ ऑफ नेशन नहीं, पूरा नाम और बड़ा है, नामक अर्थशास्त्री कृत किसने लिखा? तो एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने इसे लिखा था। ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? तो ऋण नीति वास्तव में मॉनेटरी इकोनॉमी यानी मॉनेटरी सिस्टम का है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, भारत में कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती? तो आपको मैंने बताया कि CSO जो होती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट का, वहीं पॉवर्टी का, ये डेटा कौन कलेक्ट करती है? NSSO करती है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के विभिन्न स्तरों पर, यानी हर चरण में, जितनी चरण में आपका क्या होता जाता है, ट्रांजैक्शन होता है, ए चरण पे ट्रांजैक्शन हुआ, फिर बी चरण पे ट्रांजैक्शन हुआ, फिर सी पर हुआ, तो हर जगह पे वैट लगेगा आपका। ये पॉइंट नोटेबल है। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो वास्तव में जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है, उसे हम लोग मुक्त व्यापार क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। अगला पॉइंट है, देश के महान सांख्यिकी वेत्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस
पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून को अब किस रूप में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये वास्तव में ये दिवस आपको याद रखना चाहिए कि 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, जो डॉक्टर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, और मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। अगला पॉइंट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नैस्डैक 100 सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारत की कंपनी कौन सी है? तो नैस्डैक में सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी इन्फोसिस है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आप जानते हो 2011 से लेकर के 2007 से लेकर के 12 तक का जो आपकी पंचवर्षीय है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी जाती है। अगला पॉइंट है, भारत में पहली बार परिणाम बजट, जिसे आउटकम बजट कहते हैं, कब पेश किया गया? तो 25 अगस्त 2005 को सबसे पहले आउटकम बजट पेश किया गया। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। अगला पॉइंट है आपका, भारत की योजना आयोग की प्रकृति क्या है? तो भारत में जो योजना आयोग है ये एडवाइजरी इंस्टीट्यूट है, इससे एडवाइज मिलती है। सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है? तो सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में उत्पादन शुल्क के नाम से आता है, वो टैक्स के रूप में आता है। तो भारत में जो रेवेन्यू होती है वो कहाँ उत्पादन शुल्क के रूप में सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग, जो सिलेक्टिव आधारभूत उद्योग है उनको हम लोग कोर उद्योग की संज्ञा देते हैं, जो काफी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी के लिए, इंडस्ट्री सेक्टर से लिए, तो उनको हम लोग कोर सेक्टर में काउंट करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भी प्रधानमंत्री। योजना आयोग का कौन होता है? तो भी प्रधानमंत्री। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। अगला पॉइंट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई? तो CSO की स्थापना 1951 में हुई। अगला पॉइंट है, 2001 जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता क्या है? तो भारत में जनगणना के अनुसार कुल कार्य सहभागिता 39.1% है। वर्तमान भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? तो हम बताएं कि सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर औद्योगिक क्षेत्र और तीसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र है। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक JR हिक्स ने लिखा, बार बार एग्जाम में रिपीट किया प्रश्न, इसीलिए इसमें भी रिपीट कर रहा है। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक। तो भारतीय कपड़े को इस समय यूके पसंद कर रहा, पिछले भी बार हमने रिपीट किया है। 13वां वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो पंचवर्षीय योजनाओं को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो NDC होता है, ये फाइनल करता है, स्वीकृत प्रदान करता है। बैंक दर वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अपने प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है, उस रेट को बैंक रेट की संज्ञा दी जाती है। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक क्या है? ठीक है, तो बढ़ता जीवन स्तर, अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो आप समझ जाइए बहुत अच्छा है। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा? हिक्स ने लिखा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य आधारित बजट का आशय है, जो जीरो बेस्ड बजट है, ये व्यय की प्रत्येक मत इस प्रकार कार्य करना कि वो नई हो, यानी जो अभी तक हमने कार्य किया है उसको जीरो मान लो, फिर वहां से कार्य करना, फिर जीरो, फिर कार्य करना, तो ये शून्य आधारित बजट का बेस होता है। मुद्रास्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है? तो ऋणी को लाभ होता है। बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो बैंक रेट आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित की जाती है। नाउ द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। ऋण नीति किसकी व्यवस्था का अंग है? बैंकिंग व्यवस्था द्वारा ऋण नीति निर्धारित किया जाता है। मजदूरी का लौ सिद्धांत क्या कहलाता है? मजदूरी जी का जीवन निर्वाह सिद्धांत है। भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रालेख को तैयार कौन करता है? डॉक्टर SP गुप्ता कमेटी करती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। विजन 2020 का जो प्रालेख था डॉक्टर SP गुप्ता ने किया था। अगला पॉइंट है, भारत की पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? आपने ऐसी जनगणना तो देखी, लेकिन एग्रीकल्चर जो आपके पास थी वो तो 1970-71 में पहली बार एग्रीकल्चर गणना की गई थी। भारत सहस्त्राब्दी जमाएं अक्टूबर-नवंबर 2006 में किसके द्वारा जारी की गई? तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो भारत सहस्त्राब्दी जमाएं थी वो जारी किया गया।
विश्व में 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का वर्तमान में दूसरा है और पहला चीन का है। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैंकॉक में। महिला साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो केरल में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से लेकर के 12। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डब्ल्यू रोस्टोव ने आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। अगला पॉइंट है, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के प्रमुख कौन से कारण है? तो भारत में जो कौन कौन से रूप है? तो भारत में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में या गांव में मौसमी बेरोजगारी दिखाई पड़ेगी। मौसम है तो हमको किसानी मिलती है, नहीं तो हम बैठे हैं। अदृश्य बेरोजगारी यानी हम जबरदस्ती अपने खेतों में काम कर रहे हैं जबकि हमको आवश्यकता नहीं है। और अल्प रोजगार, कुछ दिन काम मिल जाता फिर बेरोजगार। तो गांव में इस प्रकार के तीनों प्रकार की बेरोजगारी आपको दिखाई पड़ती है। आयकर, निगम कर, व्यय कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर आज किसके द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर हैं? तो ये केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन वसूलती कौन सी आपके पास है? ये आप प्रश्न मुझे दो। अगला पॉइंट है आपका, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये दो प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में किए गए? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जैसा टारगेट रखा गया। अगला पॉइंट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाएं साथ साथ काम करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? तो जे.एम. कीन्स के विचारों की उपज है। भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश है, जहां पर सबसे ज्यादा बिलो टू पॉवर्टी लाइन लोग बीपीएल रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अगला पॉइंट है आपका, निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर सहारा का अधिग्रहण किस कंपनी ने अप्रैल 2007 में किया? तो जेट एयरवेज ने आपके पास एयर सहारा का अधिग्रहण कर लिया था 2007 में। अगला पॉइंट है, शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दिया था? तो पीटर ए पायर ने। ठीक है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, तो इन्होंने जीरो बेस्ड बजटिंग की कॉन्सेप्ट को लाया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई? तो आईएमएफ जो था वो वास्तव में ब्रेटन वुड्स समझौता जो 1944 में 44 राष्ट्रों के सहयोग से क्या हुआ था? ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये आपका ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आया था। तो ये आज आपके प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। हमें उम्मीद है कि आपके नॉलेज को इनहेंस करने में जरूर मदद करेगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मच थैंक यू।